नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल पे। आज हम संगम काल को देखने वाले हैं, जो कि सेमेस्टर 2 का एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने कनिष्क के महान उपलब्धियों के बारे में देखा था, जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज हम दक्षिण भारत के संगम काल को देखने वाले हैं। भारतीय इतिहास की दृष्टि में देखें तो संगम काल जनरली 100 से 250 ईस्वी के बीच सम्मिलित होता है। इसके नाम के आगे संगम होने का एक बहुत ही बड़ा कारण है कि दक्षिण भारत में इस समय अवधि के दौरान संगम हुआ करता था। संगम का अर्थ क्या हुआ? संगम का अर्थ हुआ सम्मेलन, ठीक है। यानी लोग सम्मेलन किया करते थे आपस में, अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान जो है आपस में मिल करके क्या करते थे, अपनी विद्वत्ता को दिखाते थे, अपनी उपलब्धियों को दिखाते थे। और ये जनरली तमिल भाषा के लिए होता था, ठीक है। तमिल भाषा के कवियों विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ करता था, जिसको संगम कहा जाता था। और इसी संगम के नाम पर इस पूरे कालक्रम का नाम संगम काल पड़ा, ठीक है। एक यदि आप आगे चल करके मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे, यानी मध्यकालीन भारत पढ़ोगे, उस दौरान आपको संगम वंश देखने को मिलेगा। तो संगम वंश अलग चीज़ है और संगम काल अलग चीज़ है, ठीक है। ये संगम वंश वो अलग चीज़ है, वो आपको मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ना है, जिसकी स्थापना, संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी, वो संगम वंश, ठीक है। हम संगम काल को पढ़ रहे हैं। हालांकि दोनों का जो क्षेत्र है वो दक्षिण भारत ही है, लेकिन यहाँ संगम काल और संगम वंश दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों अलग अलग समय काल के दौरान आते हैं, ठीक है। तो ये लगभग 100 से 250 ईस्वी तक चला था संगम। अब संगम होता था तो संगम, जैसा कि मैंने कहा कि कई सारे विद्वानों का एक सम्मेलन होता था, तमिल भाषी विद्वानों के सम्मेलन होता था। तो पहला सम्मेलन कब हुआ, ठीक है, उसको हम देखते हैं। देखो, पहला सम्मेलन जो हुआ, जिसको प्रथम संगम कहते हैं, प्रथम संगम। हालांकि इसका हमको डेट तो नहीं पता एग्जैक्टली कि कब हुआ था, पर इससे रिलेटेड कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको जाननी चाहिए। पहला कि ये जो है वो दक्षिण मदुरै में हुआ था, है ना। संगम काल के दौरान 3 वंश जनरली शासन में शामिल थे, ठीक है। जब हम दक्षिण भारत को देखते हैं तो 3 वंश जो है संगम काल के दौरान दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। इधर आपका चोल वंश था, ठीक है, चोल वंश। इधर आपका था चेर वंश, और जो आपका बीच में था वो था पांड्य वंश। और इस संपूर्ण संगम की जो हम बात कर रहे हैं, तो इस संपूर्ण संगम का जो संचालन है वो पांड्य वंश के द्वारा ही किया जाता था, ठीक है। उस दौरान संगम काल के दौरान 3 राजवंश चल रहे थे, लेकिन तीनों में भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? पांड्य वंश है, क्योंकि पांड्य वंश ही संगम को संचालित कर रहे थे, ठीक है। तो जब हम प्रथम संगम की बात करते हैं तो कुल ये प्रथम संगम कहाँ पर आयोजित हुआ था? इसका आयोजन जो हुआ था वो दक्षिण मदुरै में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? दक्षिण मदुरै में हुआ था। इसमें कुल 89 राजाओं ने भाग लिया था। 89 राजाओं ने भाग लिया था पहले संगम में, इसलिए सबसे बड़ा संगम था। कुल तीन संगम हुए, तीनों में से सबसे बड़ा संगम जो था वो पहला संगम था। सबसे बड़ा इन द सेंस कि जाहिर सी बात है, यदि किसी संगम में ज़्यादा राजा सम्मिलित होंगे तो वो बड़े पैमाने पर होगा, उसका आयोजन बहुत बड़ा होगा। तो ये जो पहला संगम था वो सबसे बड़ा था, सबसे टॉप लेवल का था, ठीक है। तो सबसे बड़ा संगम कौन था? सबसे पहला संगम ही सबसे बड़ा संगम था। इसमें जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? अध्यक्ष इसके जो थे वो अगस्त ऋषि थे, ठीक है। कौन थे? अगस्त ऋषि ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि तमिल साहित्य के जनक भी कहे जाते हैं, या तमिल साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं। कौन? अगस्त ऋषि। और जाहिर सी बात है, ये पहला संगम हुआ तो इस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रमाण मिला ही होगा, तभी हमें इस बात की जानकारी है कि पहला संगम हुआ था, है ना। तो जनरली कोई लिखित स्रोत उस तरीके से स्पेशल जो है पहले संगम के ऊपर नहीं है, फिर भी हमें पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से, पुस्तक का क्या नाम था? अष्टाध्याय,
जो कि पाणिनि की पुस्तक थी, एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक थी, अष्टाध्यायी। तो इसी पुस्तक से हमें पहले संगम की जानकारी मिलती है कि पहला संगम दक्षिण भारत में संगम काल में हुआ था। अब दूसरे संगम की बात करें तो दूसरा संगम जो था, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, दूसरा संगम जो था वो कहाँ पर हुआ था, कपाटपुरम में हुआ था, कपाटपुरम में हुआ था। ठीक है, पहला संगम कहाँ हुआ था, पहला संगम याद रख कीजिएगा दक्षिण मदुरै में हुआ था। और वहीं दूसरा संगम की बात करें तो वो कहाँ हुआ था, कपाटपुरम में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले वाले संगम का अध्यक्ष तो अगस्त ऋषि थे, दूसरे संगम का अध्यक्ष जो थे वो तोल्कापियर थे, तोल्कापियर। और इनकी पुस्तक का नाम है तोल्कापियम। पुस्तक क्या है, तोल्कापियम। इसी में द्वितीय संगम की संपूर्ण जानकारी आपको मिलती है, साथ में पहले संगम का भी कुछ कुछ चीज़ें आपको सम्मिलित यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तोल्कापियम, ठीक है। पहला तो संगम था तोल्कापियर और दूसरा तोल्कापियम, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। कुल 59 राजा भाग लिए थे इसमें से, इसमें कुल 59 राजा जो थे वो भाग लिए थे, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि तोल्कापियम से दोनों की जानकारी मिलती थी, पहले संगम की भी और दूसरे संगम की भी। अब बात करते हैं तीसरे संगम की। इसमें भी कई सारे विद्वान तमिल भाषा के शामिल हुए और ये हम बात करते तो सबसे छोटा संगम था, तीसरा संगम सबसे छोटा संगम था। तो थर्ड संगम या तृतीय संगम आप लिख सकते हो। तो इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें, सो देखो, पहला तो इसमें कुल मात्र 49 राजा शामिल हुए थे, 49 राजा शामिल हुए थे। और ये कहाँ पर हुआ था, उत्तरी मदुरै में हुआ था। पहला वाला हुआ था दक्षिणी मदुरै में, ये हुआ था उत्तरी मदुरै में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो थे वो नक्कीयर थे। कौन, नक्कीयर, ठीक है। तो जो तीसरा संगम आपका हुआ था उसके कुछ लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध हैं, हालांकि कहीं कहीं से कुछ कुछ स्रोत ऐसे जिसमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि तीसरा संगम हुआ था, ठीक है। तो ये 3 संगम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि संगम काल में आपको पढ़ना है। और इन्हीं 3 संगम की वजह से इस पूरे टाइम पीरियड जो कि आपका 100 से लेकर के 250 ईस्वी है दक्षिण भारत में, उसको संगम काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा नोट से भी समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने सब कुछ समझा ही दिया है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी तो बता ही दिया है कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। देखो, दक्षिण भारत मुख्यतः, ये आपका इंट्रोडक्शन में आएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो दक्षिण भारत मुख्यतः तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये 3 राजा इस वक्त शासन कर रहे थे, 3 राजवंशों का शासन था, चेर, चोल और पांड, ठीक है। ये 3 शासक थे। इधर वाला आपका एरिया हो गया आंध्र प्रदेश का, ठीक है, इधर वाला एरिया आपका हो गया केरल का, और बीच वाला एरिया जो है वो तमिलनाडु प्लस केरल का मिक्सअप है, ठीक है। तो ये जो संगम हुआ था वो इन्हीं 3 क्षेत्रों में हुआ था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला वाला रीजन में हुआ था, ठीक है। संगम का क्या अर्थ है, जैसा कि मैंने कहा कि एक प्रकार का सम्मेलन था, तो वही चीज़ लिखा है। संगम संस्कृत शब्द का, संगम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मिलन, सभा या गोष्ठी। दक्षिण भारत के संदर्भ में संगम का अर्थ होता है तमिल कवियों, विद्वानों और साहित्यकारों की उन महासभाओं या परिषदों से है जहां उन्होंने एकत्रित होकर महान तमिल साहित्यों की रचना की थी। संगम काल जनरली मोटे तौर पर 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है, लेकिन आमतौर पर जैसे कि मैंने पहले ही डेट मैंने बता दिया है कि वो 100 से लेकर के 250 ईस्वी, आप ये मूल रूप से याद करो, ठीक है। ऐसे तो कई सारे डेट हैं लेकिन ये आपका जो है वो मेन डेट है संगम काल का, ठीक है। अब 3 संगम हुए थे, जैसे कि मैंने सब कुछ बता दिया है तीनों संगमों के बारे में, जो कि पांडवंश के द्वारा आयोजित था, ठीक है। ये पहला स्थान मदुरै, अध्यक्ष अगस्त ऋषि, और विशेषता इसमें देवताओं और महान ऋषियों ने भाग लिया। इसका कोई भी ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी जो है पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से हमको देखने को मिलती है, ठीक है। द्वितीय सम्मेलन जो है वो कपाटपुरम में हुआ था, अध्यक्ष अगस्त ऋषि और बाद में तोल्कापियर थे। जनरली इसके अध्यक्ष जो थे वो तोल्कापियर ही थे, ठीक है। और उपलब्ध ग्रंथ केवल एक ही ग्रंथ आज उपलब्ध है इसका, तोल्कापियम, जो कि तोल्कापियर द्वारा लिखित पुस्तक थी जिसमें तमिल व्याकरण की चर्चा है। तृतीय संगम उत्तरी मदुरै में स्थित है, जो कि वर्तमान का मदुरै इलाका है।
और अध्यक्ष इसके कौन थे? नक्कीयर थे, मैंने इसको भी बता दिए। और उपलब्ध ग्रंथ आज जो भी संगम साहित्य हम पढ़ते हैं जैसे कि एत्तितोगे, पतुपातु, वह मुख्य रूप से इसी संगम में रचा गया था। ठीक है, देखो संगम काल के 3 प्रमुख राजवंश थे, जैसे कि मैंने कहा था चेर, चोल और पांड। ठीक है, तो क्षेत्र में देखें तो ये चेर राजवंश जो था वो शासन किस क्षेत्र में करता था? आधुनिक केरल और तमिलनाडु के हिस्से में, यानी दोनों का मिक्सअप था। ठीक है, अगर मैप में देखें तो ये वाला रीजन, ये बीच वाला जो रीजन है जिसमें केरल और तमिलनाडु दोनों आते हैं, तो ये चेर वंश के अधीन था। देखो चेर का जो अर्थ होता है ना वो होता है पर्वतीय प्रदेश या पर्वतीय शहर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पर्वतीय शहर, यानी ऐसा शहर जो पर्वतीय हिस्सों में बटा हो या पर्वतीय हिस्सों में स्थित हो, तो ये हो गया पर्वतीय शहर। ठीक है, आधुनिक केरल और तमिलनाडु का हिस्सा है। राजधानी वज्जी या करूर, इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो धनुष बाण है। ठीक है, और प्रमुख बंदरगाह जो है वो मुजरिस या टोंडी बंदरगाह है, मुजरिस और टोंडी बंदरगाह। इसके प्रमुख शासन की बात करें तो 3 प्रमुख शासक हुए हैं। ठीक है, मुख्य रूप से, ऐसे तो कई शासक थे लेकिन 3 मुख्य शासक थे। पहला उदयन जरेल, उदयन जरेल, ये आपको वहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। उदयन जरेल, इसका मानना था कि इन्होंने महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया था। पता नहीं कैसे कराया था, क्योंकि महाभारत तो आपको पता होगा बहुत साल पहले हुआ था, लेकिन ये दावा करता है एक्चुअली में, ठीक है, कि मैंने महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया है। ठीक है, दूसरा जो प्रमुख राजा है जो कि आपको वहाँ पर भी उल्लेख मिल जाएगा नोट्स में भी, वो है सेनगुटवन। सेनगुटवन प्रमुख राजाओं की श्रेणी में आते हैं चेर वंश के। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कनगी पूजा करवाया था। कनगी पूजा मतलब स्त्री पूजा या पत्नी पूजा। ठीक है, पत्नियों की पूजा कराई थी, इसको कनगी पूजा कहते हैं। ठीक है, कनगी पूजा। और श्रीलंका को भी इसमें शामिल किया था। श्रीलंका को भी इन्होंने नियंत्रण भेजा था कि आप भी हमारे इस कनगी पूजा में सम्मिलित हो। ठीक है, और तीसरा जो प्रमुख शासक थे वो कौन थे? तीसरा जो प्रमुख शासक थे वो थे आदिगमान। ठीक है, कौन थे? आदिगमान, आदि गमान। इतना बस याद रखना कि इन्होंने गन्ने की खेती की थी दक्षिण भारत के इन तीनों वंशों में से। ठीक है, गन्ना की खेती शुरू किया था इन्होंने। ठीक है, चेर वंश को ऐत्रेय ब्राह्मण में इसको चेरापत के नाम से जाना जाता है और अशोक द्वारा इसको केरल पुत्र कहा गया था। चेरापत, ऐत्रेय ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद का ही एक अंग है, उसमें इसको चेरापत कहा गया और अशोक के द्वारा इसको क्या कहा गया? केरल पुत्र कहा गया। केरल पुत्र कहा गया था इस चेर वंश को। ठीक है, तो ये था पहला वंश। दूसरा आपका चोल वंश जो कि कावेरी नदी के क्षेत्र में बसा हुआ था। इसकी राजधानी उदयपुर थी जो कि सूती वस्त्र के लिए काफ़ी फेमस थी, सूती वस्त्र के व्यापार के लिए बहुत फेमस थी। बाद में इसकी राजधानी जो है व्यापार के लिए बाद में इसे पुहार स्थानांतरित किया गया। ठीक है, शुरुआती राजधानी तो उदयपुर ही थी। ठीक है, बाद में पुहार स्थानांतरित किया गया। इसका प्रतीक चिन्ह था वो बाघ था। ठीक है, यानी इस वंश का जो चिन्ह था, राष्ट्रीय चिन्ह, वो बाघ था। प्रमुख शासक इसके करिकाल हुए। ठीक है, इन्होंने भारत का सर्वप्रथम बांध बनाया था। ठीक है, पूरे भारत का, इसको हम ग्रांड बांध भी कहते हैं। ठीक है, करिकाल ने कावेरी नदी पर काला नई डैम बनवाया था, जिसको वर्तमान में काला नई कहा जाता है, लेकिन जब ये बना था तो उसको ग्रांड बांध कहते हैं, जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम बांध है, ग्रांड बांध। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि ये संगम काल का सबसे महान चोल राजा था। इसने वेन्नी के युद्ध, बैटल ऑफ वेन्नी में चेर, पांड्य और 11 अन्य सरदारों के गुट को हराया था। तीसरा और अंतिम वंश पांड्य वंश, जो कि इस सम्मेलन को जिसके द्वारा आयोजित किया गया था। क्षेत्र इसका था जनरली आधुनिक दक्षिणी तमिलनाडु या दक्षिणी मदुरै वाला क्षेत्र। ठीक है, राजधानी इसका मदुरै थी। प्रतीक चिन्ह की बात करो तो मछली थी। विशेषता इसकी क्या थी? देखो, विशेषता इसकी ये थी कि इन्होंने ही तीनों संगमों का आयोजन किया था, उसको संरक्षण प्रदान किया था। इनका राज्य मोतियों के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसके प्रमुख शासन हुए नेडिजेलियन। इसने तिलैया लंगानम के युद्ध में चेर, चोल और 5 अन्य राजाओं को एक साथ हराया था। ठीक है, संयुक्त सेना को पराजित किया था किस युद्ध में? तिलैया लंगानम के युद्ध में। और इसके पूर्व नेडिजुलियन के एक और शासक थे, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसके पूर्व एक और शासक थे नेडियोन। इन्होंने क्या किया था? नेडियोन ने समुद्र पूजा शुरू की थी। समुद्र
पूजा को शुरू किया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था समुद्र पूजा? नेडियोन के द्वारा। ठीक है, अब हमने संपूर्ण राजवंश को तो देख लिया है, उसका क्या क्या कौन कौन से संगम हुए उसको भी देख लिया है। अब हम थोड़ा सा उसकी सामाजिक स्थिति को देख लेते हैं। ठीक है, संगम काल में किस प्रकार की सामाजिक स्थिति थी उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि संगम कालीन का समाज और संस्कृति कैसी थी। उत्तर भारत की तरह संगम काल में कठोर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर क्या थी? समाज भौगोलिक क्षेत्रों में बटा था, तिनाई जिसको कहते थे। तो वहाँ के व्यवसायों के आधार पर लोगों को बांटा गया था, जैसे कि कुरुंजी, मुलई, मरुदम, नेदल और पालाई। ये पहाड़ी क्षेत्र होता था, इसमें शिकार करते थे आमतौर पर लोग। जैसे मुलई थे यानी जंगल और चारागाह यानी पशुपालन का काम करते थे। मरुदम जो थे वो कृषि कार्य करते थे, और नेदल जो थे वो तटीय क्षेत्र में मछली पकड़ने और नमक बनाने का काम करते थे। वहीं पलाई जो क्षेत्र थे वो सूखे क्षेत्र में लूटपाट करने वाले थे। तो यहाँ पर जाति व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है, बल्कि अलग अलग कार्यों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया था। यहाँ के लोगों का महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, सम्मानजनक थी। उन्होंने अपने जीवन साथी को चुनने की आज़ादी थी। समाज में अवैयार और नेचलियर जैसी महान महिलाएं कवित्रियाँ थी। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि सम्मेलन का भी आयोजन होता था, कवि सम्मेलन, जो कि आज वर्तमान में उस रूप में आ गया है। पहले विद्वानों का सम्मेलन हुआ करता था। हालांकि सती प्रथा के कुछ साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक है, धर्म की बात करें तो सबसे प्रमुख देवता जो थे इस दौरान मुरुगन थे, और साथ में भगवान कार्तिकेय की भी चर्चा मिलती है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की चर्चा मिलती है। इसके अलावा विष्णु की पूजा होती थी। युद्ध में जीत के लिए कोरवाई नामक देवी की पूजा भी की जाती थी। ठीक है, प्रशासन की बात करें तो सबसे प्रमुख जो होता था वो राजा था। राजा के अधीन ही संपूर्ण सत्ता का ये था। ठीक है, लेकिन यहाँ की जो ग्रामीण प्रणाली थी, या हम बोलते पंचायत की सिस्टम थी, वो बहुत बेहतर थी। क्योंकि आज जो वर्तमान में पंचायत का कॉन्सेप्ट है वो इसी संगमकालीन व्यवस्था से लिया गया था। ठीक है, शासन का मुखिया राजा होता था, जिससे को अथवा मन या विंडन कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए 5 परिषद होती थी। मंत्री, पुरोहित, सेनापति, दूत और गुप्तचर हुआ करते थे। प्रशासनिक विभाजन देखें तो साम्राज्य को मंडलम कहा जाता था, प्रांत और जिला को नाडु कहा जाता था, बड़ा गांव को पेरूर कहा जाता था और छोटा गांव को सिरूर कहा जाता था, और कभी कभी गाँव को सिर्फ ऊर शब्द से जाना जाता था। ठीक है, तो ये भी आपका पूछा जा सकता है कि साम्राज्य को क्या कहा जाता था, जिला को क्या कहा जाता था संगम काल में, बड़ा गांव को क्या कहा जाता था, छोटा गांव को क्या कहा जाता था, या सिर्फ गांव को क्या कहा जाता था। अर्थव्यवस्था जनरली कृषि और व्यापार था। रोम से प्रमुख व्यापार हुआ करता था, खास करके सूती वस्त्र और काली मिर्च का। ठीक है, तो मुख्य आधार कृषि थी, चावल मुख्य फसल थी। रोम के साथ व्यापार दक्षिण भारत का रोमन साम्राज्य के साथ बहुत समृद्ध व्यापार था। निर्यात की दृष्टि से देखो तो मसाले, काली मिर्च जिसे रोमन के द्वारा यवनप्रिय कहा जाता था। काली मिर्च को रोमन क्या कहते थे? यवनप्रिय, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद था काली मिर्च। मोती, मलमल, हाथी दांत और रेशम रोम भेजा जाता था। आयात के लिए देखो तो बदले में रोम से भारी मात्रा में सोना आता था, साथ में शराब, तांबा, सीसा आदि आता था। दक्षिण भारत में ऑगस्टस और टाइबेरियस जैसे रोमन सम्राटों के अनगिनत सिक्के मिलते हैं। प्रमुख बंदरगाह के बारे में देखो तो मुजरिस बंदरगाह, पुहार बंदरगाह, अरिका मेड़ू बंदरगाह, ये सारे बंदरगाह प्रमुख थे। प्रमुख संगम साहित्य की बात करें तो जैसे कि हमने पहले ही देख लिया थी, तोल्कापियम की पुस्तक थी तोल्कापियम जो थी एक पुस्तक थी जो कि तोल्कापियर द्वारा रचित थी। यह तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र का सबसे पुराना साहित्य था। तिरुकुराल की बात करें तो यह नीति शास्त्र का ग्रंथ था, जिसे तमिल भूमि का बाइबल या 5वां वेद कहा जाता है। शिल्पाधिकारम की बात करें तो इसमें इलंगो अडिगल द्वारा रचित ये पुस्तक जो है कोलन, जो कि एक व्यापारी था, और उसकी पत्नी कनगी की एक दुखद प्रेम कहानी है। ठीक है, मणि मेखली की बात करें तो सौतेले सतनार और शीतले सतनार द्वारा रचित यह कोलन और एक नर्तकी माधवी की बेटी मणि मेखलई के बौद्ध विष्णु बनने की कहानी है। और अंत में शिवक चिंतामणि, ये तिरुत्कदेवर द्वारा रचित जैन धर्म की पुस्तक थी। ठीक है, तो ये था हमारा संपूर्ण संगम काल, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक था। मैं चाहता तो आपको ये 2-3 वीडियो में करा सकता था, लेकिन मैंने 1 शॉर्ट वीडियो बनाना चाहा ताकि आप सभी चीज़ों को एक साथ कवर कर पाएँ। ठीक है, तो आप निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष में चीज़ें ये लिख सकते हो कि जो इसका काल था, कालक्रम, सबसे पहले आपको लिखना है कि संगम काल का जो कालक्रम था वो 100 से लेकर के 250 ईस्वी तक था, और ये दक्षिण भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान दक्षिण भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान क्या हुआ था कि
दक्षिण भारत के साहित्य, कला और विद्वानों का सम्मेलन हुआ था जिसको संगम के नाम से जाना जाता है। और उस दृष्टि से कई सारे जो है काव्यों की रचना हुई, जिस कारण ये दक्षिण भारत का स्वर्ण काल में गिना जाता है। यहाँ महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर थी, महिला की स्थिति काफ़ी बेहतर थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, जो कि आपने ऊपर सभी चीज़ों पढ़ रखी। मैंने इसको बस निष्कर्ष में थोड़ा आसान भाषा में आपको लिख देना, छोटी छोटी चीज़ों में जो मेन पॉइंट आपने पढ़ा है, ठीक। तो जाति व्यवस्था नहीं थी, जाति थी लेकिन कर्म के आधार पर लोगों को बांटा गया था, ठीक है। और साथ में बात करें तो यहाँ के प्रशासनिक इकाई काफ़ी बेहतर थे। तो यही सब चीज़ें आपको लिख देना है, ठीक है। और ये था आपका पूरा संपूर्ण जो संगम काल है वो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, अपने कॉलेज ग्रुप, अपने स्कूल ग्रुप, अपने फ्रेंड्स ग्रुप को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।